जो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपना चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, हम पंचायती राज की सीरीज में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पार्ट 2 लेकर आए हैं, है ना, जिसमें हम जो अधिनियम, जो अध्याय धारा है, इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। हाँ, लिखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसी चीज का टाइटल भी रहना चाहिए। और टाइटल छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के टाइटल में ये लिखा है कि स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित हेतु अधिनियम, इतनी बात इसमें लिखी है ना। तो आइए इनको हम आसान शब्दों में लिखते हैं। स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक कार्यों के लिए, है ना, लिखते हैं। उसमें टाइटल ये शीर्षक लिखा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, पुट बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक कार्यों के लिए, स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए, विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राज संस्थाओं की, इसमें पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हैं, सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक लिखा है, स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना से संबंधित विधि करने के उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना, है ना, पंचायतों की स्थापना से संबंधित विधि से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करने हेतु अधिनियम, ठीक, विधि को समेकित एवं संशोधित करने हेतु अधिनियम, है ना। इतनी बातें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के टाइटल के तौर पर वहां लिखी गई है। ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, ये कैसे आया? तो मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में, है ना, कैसे बना तो और कहाँ से बना? तो भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में, है ना, मध्य प्रदेश विधानमंडल के द्वारा बनाया गया, है ना। मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। इतनी बातें हमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के टाइटल में जो लिखा है उसका उसको हमें याद रखना है। आइए हम अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के जो अध्याय हैं, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में उनको याद किए थे, अब उसका हम एक एक करके विवरण देखते चलते हैं। तो अध्याय 1, है ना, अध्याय 1 जिसका नाम है इस अधिनियम का प्रारंभ विस्तार, है ना, संक्षिप्त नाम, यानी कि कहा जाए तो अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिकी, है ना, प्रारंभिकी। इसमें कुल 1 से लेकर 2 धाराएं हैं। धारा नंबर 1 में, ठीक, धारा 1 में इस अधिनियम का प्रारंभ, है ना, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इस बात का उल्लेख है। धारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, है ना, यह इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये जो अधिनियम है वो विस्तार का है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है ना? मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तार है। विस्तार इनका कहाँ है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। लेकिन अपवाद के तौर पर उन क्षेत्रों में ये नहीं है। जो अध्याय अध्याय 14 का, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा, वहां छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है ना? प्रारंभ तत्काल प्रभाव से, ये यानी जैसे अधिनियम बना वहीं से तत्काल प्रभाव से लागू होगा, इतनी बात इसमें, तत्काल प्रभाव से लागू, है ना? इतनी बातें धारा 1 में है। धारा 2 में है, धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है ना? जो इस अधिनियम में, जैसे कि ग्राम सभा है ना? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और जनपद पंचायत, जिला पंचायत, खंड क्या होता है, इत्यादि के बारे में इसमें अध्याय 2 में परिभाषाएं दी गई है ना? अध्याय 1 में हमने पढ़ा है, जिसका नाम है प्रारंभिक। इस अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। धारा नंबर 1 जिसमें है संक्षिप्त, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है। लेकिन जो अध्याय 14 क के क्षेत्र यानी अनुसूचित क्षेत्रों में है, वहां इस अधिनियम का विस्तार नहीं है, और ये जो है ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके बाद हम आए धारा 2 में। धारा 2 में ग्राम सभा, पंचायतें, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना, और खंड इत्यादि और परिभाषा इनमें है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अध्याय 3। अध्याय 3 में आते हैं हम, और अध्याय 3 में है ग्राम सभा। अध्याय 3 जिसमें है ग्राम सभा, है ना? तो ग्राम सभा, ये जो ग्राम सभा है, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा, सामान्य क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा, और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा, है ना? 2 भागों में हम उनको देखते चलेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा, ग्राम सभा, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा अध्याय 3 में है। अध्याय 3 की धारा 3 से लेके अध्याय 2 की धारा 3 से लेके 7 तक सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है। और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में अध्याय 14 का, अध्याय 14 का 129 ए से लेके सी तक, है ना? 129 ए से लेके सी तक अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के बारे में जानकारी है। तो इनमें धारा 3 को हम देखते हैं। धारा 3, तो धारा 3 में है ग्राम सभा का निर्धारण, ग्राम सभा का निर्धारण। धारा 4 में है मतदाता सूची, है ना? धारा 4 मतदाता सूची। धारा 5 पंजीयन, यानी मतदाता सूची में पंजीयन, मतदाता सूची में पंजीयन। धारा 6 में है पंचायतों का सम्मिलन, सम्मेलन नहीं, है ना, सम्मिलन, ये सम्मिलन लिखा है अधिनियम में। और धारा 7 में है पंचायतों के कार्य, है ना? अध्याय 2 में 3 से लेकर 7 धाराएं हैं। इसमें धारा नंबर 3 में है ग्राम का निर्धारण, धारा 4 में है ग्राम की मतदाता सूची, धारा 5 में है मतदाताओं का पंजीयन है, धारा 6 में है ग्राम सभा का सम्मेलन, और धारा 7 में है ग्राम सभा के कार्य। ये ग्राम सभा सामान्य क्षेत्रों के लिए है ना? और इसी तरह हम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के बारे में जब बात करते हैं, तो इसका उल्लेख अध्याय 14 क में है। अनुच्छेद यानी धारा 129 ए से लेकर सी तक है। 129 ए में ग्राम सभा का निर्धारण एवं ग्राम सभा की क्या है, ग्राम सभा की परिभाषा। 129 ए, 129 ए में है ग्राम, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का निर्धारण एवं परिभाषा, ठीक।
अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का निर्धारण एवं परिभाषा 129 में है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन, ठीक, ग्राम सभा का गठन किसमें है? अनुसूचित 129 में ग्राम सभा का गठन एवं सम्मेलन, ठीक, गठन एवं सम्मेलन 129 में है अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कार्य किसमें है? 129 अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कार्य ये किसमें है? 129 में। इतना थोड़ा आप देखिए, इनको लिखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, और अक्सर विद्यार्थी इन्हीं दोनों में कंफ्यूज रहते हैं ना, तो इनको हमने तुलनात्मक रूप से यहाँ पर शो किया है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, ग्राम सभा के बारे में थोड़ा हम जानकारी लें। तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा तो किसी क्षेत्र की, है ना, ग्राम सभा किसे कहते हैं? इनको हम देखते हैं, किसी गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक। किसी क्षेत्र, किसी गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, या इन्हीं से मतदाताओं के समूह से ही ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की, है ना? ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है, ये स्थायी इकाई है, ये कभी नहीं होती है, ग्राम सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के लिए कार्यकारी संस्था है ना। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लिए कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा जो है ये ग्राम पंचायत के कार्यों का इस पर नियंत्रण करती है, निरीक्षण करती है, इसीलिए ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका भी कहा जाता है। जिस तरह से हम केंद्र और राज्य के प्रशासन में विधायिका की भूमिका देखते हैं, कुछ इसी तरह से ग्राम सभा की भी पंचायतों में विधायिका के तौर पर काम करती है, ठीक है। इसीलिए तो सिंघवी समिति ने कहा था कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना? सिंघवी समिति ने इसीलिए ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना है। तो चलिए इन बातों को हम शब्दों में लिखते हैं, ठीक। ग्राम सभा किसे कहते हैं? किसी गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा या इन्हीं से ग्राम सभा बनती है ना? इसी इनको ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी बुनियादी मतलब आधारभूत, है ना? बुनियादी व स्थायी इकाई है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी व स्थायी इकाई है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना। तीसरा पॉइंट इस पर याद रखनी है कि ये जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लिए कार्यकारी संस्था है ना। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के लिए कार्यकारी संस्था है। क्यों कार्यकारी संस्था है? क्योंकि ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करती है। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण व इन पर नियंत्रण रखती है। इसीलिए इनको इसीलिए ग्राम सभा को, ठीक, इसीलिए ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका कहा जाता है ना? पंचायतों के लिए अगर विधायिका की भूमिका निभाती है तो वो कौन है? ग्राम सभा। इसीलिए ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका कहा जाता है। सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को महत्व देते हुए सिंघवी समिति ने, जिसका गठन 1986 में किया गया था, है ना, तो सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को महत्व देते हुए ग्राम सभा को
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना है किस समिति ने? सिंघी समिति ने। इतनी बातें हमें ग्राम सभा के बारे में याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद में क्या लिखा है ग्राम सभा के बारे में, है ना? तो धारा 3 में हम देखते हैं ग्राम सभा का निर्धारण। ग्राम सभा का निर्धारण जिसका उल्लेख है, मतलब सामान्य क्षेत्र के लिए ग्राम सभा का निर्धारण किसमें है? अनुच्छेद धारा 3 में है। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 129A से लेके 129C, है ना? इसमें है, ठीक, तो इसमें है 129A, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का निर्धारण, जिसका धारा 129A में उल्लेख है। तो देखिए, सामान्य क्षेत्र के लिए ग्राम सभा का निर्धारण कौन करती है? तो ग्राम सभा का निर्धारण करती है राज्यपाल। कैसे करती है? तो लोक अधिसूचना जारी करती है ना? राज्यपाल लोक अधिसूचना जारी करके ग्राम सभा का निर्धारण करती है। तो किसे वो ग्राम सभा बना सकती है? तो किसी एक गांव या गांवों के समूह को ग्राम सभा बना सकती है ना? किसे बनाएगी? मतलब राज्यपाल किनको बनाएगी? तो किसी एक गांव या राज्यों के समूह को, है ना? राज्यों के किसी एक गांव या गांव के समूह को, किसी एक गांव या गांवों के समूह को राज्यपाल जो है वो ग्राम सभा निर्धारित कर सकती है। तो किस आधार पर करेगी? तो जनसंख्या के आधार पर, है ना? उनका किस आधार पर निर्धारित करेगी? तो वो जनसंख्या के आधार पर। ये है सामान्य क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र में भी ग्राम का निर्धारण करती है राज्यपाल, है ना? कैसे करती है? तो लोक अधिसूचना जारी करके। कैसे करती है? लोक अधिसूचना जारी करके करती है ना? और किसे करती है? तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखना है। अनुसूचित क्षेत्र में किसी कोई आवास या आवासों के समूह को या छोटे से गांव को भी राज्यपाल जो है ग्राम सभा निर्धारित कर सकती है। तो इनको लिखते हैं किसी एक गांव, मतलब किसी एक आवास या आवासों के समूह, हम आवासों के समूह या छोटे गांव या गांव के समूह को भी राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा बना सकती है। तो ये किस आधार पर? तो सामान्य क्षेत्र में तो जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी संस्कृति के आधार पर, है ना? विशिष्ट जनजातियों की संस्कृति के आधार पर वो ग्राम सभा का निर्धारित करेगी। तो किस आधार पर? विशिष्ट जनजातियों की, विशिष्ट जनजातियों की संस्कृति के आधार पर, है ना? तो प्यारे साथियों, देखिए कि ग्राम का सभा का निर्धारण किस तरह से होता है, ये आपके सामने है, प्लॉटेड है। हम आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 4 पर आते हैं। और धारा 4 में लिखा है मतदाता सूची, है ना? मतदाता सूची। तो देखिए, धारा नंबर 4, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची तैयार कौन करती है? मतदाता सूची तैयार कौन करती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची तैयार करती है ना? आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 5। धारा 5 जिसमें लिखा है मतदाता सूची में पंजीयन, है ना? रजिस्ट्री। मतदाता सूची में पंजीयन, इसमें पंजीयन, मतदाता सूची में कौन पंजीकृत हो सकता है?
ये धारा नंबर 5 जो है, ये सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए है ना? ये दोनों के लिए है, तो कौन पंजीकृत हो सकता है? तो इसके लिए योग्यता भी बताई गई इस अधिनियम में, और अयोग्यता भी बताई गई है। योग्यता को कहते हैं हम अर्हता, यानी मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए कौन अर्ह है और कौन निरअर्ह है, इनको कहते हैं अयोग्यता। ठीक है, तो देखिए योग्यता, मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए हम अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी इनको कहते हैं योग्यता, है ना? तो मतदाता सूची में अगर पंजीकृत होना है तो उसको उस ग्राम का जिस गांव में वो रह रहा है, उस गांव का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, है ना? मामूली निवासी उस गांव का होना चाहिए। यहाँ मामूली निवासी का मतलब ये है, इसका परिभाषा जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में दिया गया है ना? मामूली निवासी का परिभाषा जनप्रतिनिधि नियम 1950 में दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि किसी कोई आदमी अगर किसी स्थान पर 6 महीने रहता है या 6 महीने से भी ज्यादा की संभावना, मतलब 6 महीने से ज्यादा रहने की संभावना हो, उसे उस ग्राम का मामूली निवासी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए अर्हता के तौर पर? पहला पॉइंट, उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उस ग्राम की संबंधित विधानसभा की, ठीक है, ध्यान रखना है, उस गांव से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में उनका नाम दर्ज होना चाहिए या उसमें पंजीकृत होने की योग्यता रखता हो। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट है, उस गांव की उस ग्राम का मामूली निवासी होना चाहिए, उस ग्राम का मामूली निवासी होना चाहिए। दूसरा है, उस ग्राम से संबंधित, है ना, उस ग्राम से संबंधित विधानसभा की, उस ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, है ना? या उसमें दर्ज कराने की योग्यता रखता हो, है ना? उसमें दर्ज होना चाहिए या उसमें दर्ज कराने की योग्यता रखता हो, तब उनको ग्राम सभा की मतदाता सूची में उनका पंजीकरण किया जाएगा। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब हम देखते हैं निर्हरता यानी अयोग्यता की बात, कि कौन आदमी मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निर्हर्य है निर्हर रखता है, अयोग्यता। तो देखिए पहला पॉइंट है कि वो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, अगर निर्वाचक नामावली यानी विधानसभा से संबंधित निर्वाचक नामावली में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की योग्यता ना हो, यानी रजिस्ट्री होने की योग्यता नहीं रखता है ना? तो आइए इनको शब्दों में लिखते हैं। विधानसभा की विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नाम दर्ज कराने की योग्यता न रखता हो, योग्यता न रखता हो, तब वो अनर्ह हो जाएगा। दूसरा है कि एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो भी उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा, है ना? यानी से अधिक एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो वो अनर्हता रख मतलब अयोग्य है। ठीक है, एक किसी अन्य, है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखें, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकृत किसी अन्य किसी अन्य स्थानीय प्राधिकृत प्राधिकारी के पास, है ना? किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में ऑलरेडी वो पंजीकृत है, तब वो अयोग्य रखता है। तो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में उनका नाम पहले से ही पंजीकृत है। निर्वाचक नामावली में वो क्या है, पहले से पंजीकृत है ना? वो पंजीकृत है, तब वो अयोग्य रखता है।
ठीक, आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं ग्राम सभा का सम्मेलन, और उसके बाद ग्राम सभा के सम्मेलन के प्रकार, उसके बाद ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा के सम्मेलन किसमें है? धारा 6 में है, और ग्राम सभा के कार्य जो हैं वो धारा नंबर 7 में है। इसके बाद मतलब इतने को पढ़ने के बाद अध्याय 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनमें 3 से लेकर 7 धाराएं हैं, और 7 धाराओं में से हम 5वीं धारा तक आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास कैसा लगा? अपना सजेशन हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड दिन है आपकी तैयारी में, और इस लिमिटेड दिनों में भी हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस रणनीति के साथ हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।